जो इसलिए पढ़ते हैं कि मैं अपने छोटे बच्चों को, छोटे भाइयों को, बहनों को पढ़ा सकूं, समझा सकूं। वेरी गुड। छोटे छोटे बच्चे हाथ उठा रहे, बड़े बच्चे हाथ नहीं उठा रहे। ओके, इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, ओके डाउन कर लीजिए। कभी भी ये बात याद रखिए, अगर आप मार्क्स स्कोर करने के लिए पढ़ते हैं तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन जब आप उनके लिए पढ़ेंगे, उनके लिए सीखेंगे जो आपसे छोटे हैं। अगर आपकी दीदी ने सवाल पूछ दिया और आपकी किसी और ने सवाल पूछा और आपने उत्तर नहीं दे पाया, आपको कैसा लगेगा? हेलो, या इसलिए हमें पढ़ना किसके लिए चाहिए? अपने लिए भी और दूसरों के लिए। रीड फॉर अदर्स, नॉट फॉर माई सेल्फ। रिमेंबर, रीड फॉर अदर्स। जब आप दूसरों के लिए पढ़ेंगे तो अपनी पढ़ाई अपने आप हो जाती है। और जो लोग अपने लिए पढ़ते हैं वो टेम्परेरी रहता है, टेम्परेरी। जब आप दूसरों के लिए पढ़ेंगे तो सब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरों के लिए पढ़ने के लिए आपको टीचर बनना पड़ेगा। समझना है और समझाना है, और बिना समझ के आप समझा नहीं सकते हैं, बिना समझ के समझा नहीं सकते हैं, और समझाने के लिए समझना पड़ेगा। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो अपने क्लासमेट्स को भी पढ़ा सकते हैं, अपने क्लासमेट को। वेरी गुड। जो बच्चे अपने क्लासमेट को पढ़ा सकते हैं, दे आर रियली एक्सीलेंट। और जो बच्चे अपने जूनियर्स को पढ़ा सकते हैं वो भी एक्सीलेंट। सीनियर्स को मत पढ़ाइए, अपने क्लासमेट्स को और अपने जूनियर्स को, क्योंकि पढ़ाने के लिए समझदारी चाहिए। बिना समझ के आप पढ़ा नहीं पाएंगे। सही है ना? तो ओके, मैं यही बात कहने के लिए कि आप सभी अभी छोटे बच्चे हैं, पढ़िए, बहुत पढ़िए, और इतना पढ़िए कि आपका नाम, आपके माँ बाप का नाम लोग आपसे याद करें, आपकी पहचान बने, और आपकी पहचान के साथ स्कूल की पहचान बने। और मैं इकबाल साहब से कहूँगा, जैसा उन्होंने कहा कि 1997 से अगर स्कूल चल रहा है तो बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स बन चुके हैं। उनके लिए आप एक एलुमनी मीट भी रख सकते हैं। हाँ, जो सक्सेसफुल बच्चे गए हैं, पास आउट हुए हैं, उनकी एनुअल गैदरिंग, जिससे ये बच्चों को आप इंस्पायर कर सकते हैं कि देखिए आपके ही स्कूल से निकले हुए ये बच्चे डॉक्टर्स बन गए हैं, ये टीचर्स बन गए हैं, ये इंजीनियर्स बन गए हैं, तो इनको और इंस्पिरेशन मिलेगा। सो इन्हीं या और एक बात, कुछ बातें अलग, समय तो है 2-3 मिनट और, ओके, क्योंकि हमको 10 मिनट उसमें लिखा है। हाँ ओके, अच्छी बात। मैं अपने साथी दोस्त इकबाल साहब से पूछ रहा था क्या और भी कम्युनिटी के स्कूल स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर, तो कह रहे थे नहीं साहब, 1-2 लोग आते हैं, बाद में छोड़ के चले जाते हैं। तो लोग शिक्षा को भी धर्म से जोड़ देते हैं, मजहब से जोड़ देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। धर्म और जो मजहब है
लोग बोलते हैं ड्रेस कोड एक मजहब है, फूड हैबिट एक मजहब है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये क्लाइमेट के आधार पर डिसाइड होता है कि किस एरिया की, किस देश की, किस प्रदेश की क्लाइमेट कैसी है, उस हिसाब से वहाँ का फूड बनता है, भोजन बनता है, अथवा वहाँ का ड्रेस कोड बनता है। तो ये जो लोगों के जो सोचने का जो ढंग है, एंगल है, उसे भी हमें बदलने की ज़रूरत है। और बदलने के लिए हमें साइंस एंगल, जो विज्ञान हमें सिखाता है, थिंकिंग एंड लॉजिक, थिंकिंग एंड लॉजिक इज ए साइंस, राइट? थिंकिंग एंड लॉजिक इज ए साइंस। और धर्म में थिंकिंग और लॉजिक को ऐड कर दिया जाए तो वंडरफुल धर्म बन सकता है। वंडरफुल धर्म बनाना है तो उसके अंदर थोड़ी साइंस और तर्क को शामिल कर दिया जाए। और यदि विज्ञान को वंडरफुल बनाना है तो उसमें धर्म को शामिल कर दिया जाए। अगर विज्ञान को वंडरफुल बनाना है तो धर्म को शामिल कर दिया जाए तो विज्ञान भी वंडरफुल बन सकता है। और उसी तरह धर्म वंडरफुल बनाया जा सकता है अगर उसमें थोड़ी सहलियत को ऐड कर दिया जाए, थोड़े सुझाव को ऐड कर दिया जाए, साइंस को ऐड कर दिया जाए, विज्ञान को ऐड कर दिया जाए, तो धर्म भी वंडरफुल बन सकता है। क्योंकि धर्म तो रेडीमेड संस्था है, उसमें थोड़ी चीज़ों को बदलाव, सुझाव, जैसे पहले बच्चे नहीं पढ़ते थे और पर्टिकुलरली गर्ल्स स्टूडेंट नहीं पढ़ते थे या नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन आज हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि गर्ल्स स्टूडेंट दे आर मोर मेरिटोरियस, मोर कॉम्पिटिटिव कंपेयर टू बॉयज़। हमारे यूनिवर्सिटी में लगभग 400 स्टूडेंट्स आते हैं हर साल। आउट ऑफ 400 में लगभग 275 गर्ल्स स्टूडेंट। आउट ऑफ 400 around 250 students comes as a girls student. It means girls are more meritorious, more competitive. So as a parents we should encourage to girls student also. Don't differentiate. हमें बच्चों में भेद नहीं करना है कि गर्ल बच्चा है या बॉय है। हमें सभी को शिक्षा देना है, सभी को पढ़ाना है और उन्हें पूरे मौके देना है। जिस तरह मेल बच्चों को मौके देते हैं उसी तरह हमें फीमेल बच्चों को भी मौके देने की ज़रूरत है। और ये जो हमारा ये जो लिटिल जेम्स हाई स्कूल या जो ये मैनेजमेंट संस्था ये जो काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और इसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ बच्चे भी हैं और साइड टीचिंग फैकल्टी भी गर्ल्स एंड जेंट्स हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद और मुझे यहाँ बुलाया, शुक्रिया। Thank you, sir, for your valuable input. I request Mr. Raja Srinivas sir to share his thoughts. ಲಿಟಲ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಸದಾಕಾಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಭಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಬಾಲ್ ಭಾಯ್, ಇಬ್ಬರು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸರ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಕುಂತಾಗ. ಎರಡು ಜೀವ ಒಂದೇ ದೇಹ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೇ. ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫಿಸಿಕಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕಮೆಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಲಿಬರಲ್ ಆಗಿ, ಅಷ್ಟೇ ನಾಲೆಡ್ಜಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಕಮೆಂಡೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ನಾನು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೊಡುಗೆ ಇದ್ದಂತೆ, ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಜಗಜೀವನ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರು, ಓದೋದು ಮುಖ್ಯನಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯನಾ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಂಗರ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯೇನಂತಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು LKG UKG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಅವರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಲಿಟಲ್ ಜೆಮ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಗುತ್ತಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಾರ್ದೇ ಅವು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾಲೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಲಿಟಲ್ ಜೆಮ್ಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವಿಷನ್ನಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು 97ನಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಭಾಳಷ್ಟು ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಇದೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೀಚರ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಫಸ್ಟು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಟೀಚರ್ಸ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಾಗ ವಿತ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಟೀಚರ್ಸು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನಾವು 100% ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ 100% ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ, 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ, 1 ಅವರ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 40 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸು ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ನೀವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 10th, ಆಫ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಹ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಯಾರಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ 4 ಮಾತುಗಳು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಲಿಟಲ್ ಜೆಮ್ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಕಟ್ಟುವುದಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಬೆಳೆಸುವಂತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜಶ್ರೀ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. I heartily welcome Treasurer of Little Angel School, Janab Javed Maniar sir. Thank you sir for joining today's program. I request Janab Mir Muhammad Sharif Anwar sir to share his thoughts on this occasion. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाह ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। अम्मा बाद डाइस पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ गेस्ट साहिबीन और इस इदारे के ट्रस्टी साहिबीन और दीगर जो मदोईन हैं, इन तमाम की खिदमत में और साथ ही मरकज़ निगाह इस जलसे के तलबा और तालिबात मौलिमात की खिदमत में ये बंदा सलाम अर्ज़ करता है। सबसे पहले चूँकि ये महफ़िल तलबा और तालीमात के एजाज़ में उनकी तहनीत में एनुअल डे के तौर पर मनाने की एक रस्म है, इस रस्म से फ़ायदा उठाते हुए मैं मासूम तलबा की खिदमत में एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ। तुम रंग हो, तुम रंग हो, तुम नूर हो, तुम शीशा हो, तुम जाम हो। करनाओं से सुबह करो, तारों से शाम करो। रंगीन है, सरशार है, मस्ताना है ये दुनिया तुम्हारे लिए। तुम हो तो रंगों में बागो बहार होना लाजमी है। प्यारे बच्चों, ये बात याद रखिए, कोई भी इदारा बच्चों के बागो बहार के बग़ैर सरसब्ज़ वो तरक्की कर नहीं सकता। मैनेजमेंट कोशिश करता है अपनी सी कि ये मदरसा चलाया जाए, मौलमीन कोशिश करते हैं कि जो बकीट जो उन्हें नॉलेज की उन्हें दी जा रही है उस बकीट में अपने इल्म को डाला जाए। वो क्या चीज़ है, किस में आप मौलमीन अपने नॉलेज को डालते हैं, ये बच्चों की वसत दिमाग है। जब तक मौलमीन से मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि हर बच्चा तुम्हारे लिए एक फ़लसफ़े की किताब है, जब तक हर बच्चे के किताब फ़लसफ़ा को आप समझ नहीं पाओगे, आप तालीम देने में माहिर हो नहीं सकोगे। आपने बहुत सा इल्म हासिल कर लिया है, बीए हो गए हैं, बीकॉम हो गए हैं, पीएचडी हो गए हैं, तालीम का म्यार पर आप आला दर्जे पर कायम हैं। ये तमाम चीज़ें आपकी अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए है, लेकिन बच्चों को
उनकी तालीम को, उनकी तरबियत को बढ़ाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, वो है आपकी काबिलियत की निकासी। किस तरह आप अपनी काबिलियत को बच्चों में उड़ेल सकते हैं, ये तरीक़ेकार आप में आना चाहिए। अगर आप बच्चे में तालीम देते हुए अपनी काबिलियत को ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे तो बच्चों के सर से ऊपर आपकी तरबियत चली जाएगी, बच्चा जैसे का वैसा ही रहेगा। तो मेरी मौलमीन से गुजारिश खुसूसी है कि आप अपनी सतह से नीचे उतरें, आप अपने सतह के ऊपर ना जाएं, बल्कि किस लेवल पर आए, बच्चों की फ़हम व फरासत के लेवल पर आए और उस फ़हम व फरासत को सामने रखते हुए बच्चों की तालीम व तरबियत का आप ख्याल करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो खून दिल से निखारेंगे रंगे गुलाब, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश करेंगे ये तलबा, मिल जाएगी इन तलबा को अगर दरिया तो ज़रूरी है कि ये समंदर भी तलाश करेंगे। और मैं तलबा से खुशी तौर पर यह गुजारिश करना चाहूँगा अपनी मुख्तसर सी खिताबत में कि आप तालीम के तेज़ाब में अपनी शख्सियत को डाल दीजिए। आपका उठना बैठना सोना जागना तालीमी म्यार पर तालीम को हासिल करने के लिए ही लगाना है। ये वक्त पानी की तरह है, पानी को मिट्टी में नहीं जमा बंद किया जा सकता। ये वक्त फिसल जाए, पानी आपके मुश्त से फिसल जाता है, ये वक्त चला जाता है। जब वक्त चला जाएगा तो आपका दौरे तालिब इल्मी नहीं आएगा। आज हम यहाँ ठहरे हैं तालिब इल्म की खुसूसियत में, उनकी तरक्की के लिए, उनके लिए तरबियत के लिए कई नसीहत आमेज़ बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिल दुख रहा है। हमें सिखाने वाले हमारे बचपन में ऐसे असातिज़ा नहीं मिले जैसे असातिज़ा आज आपको मिल रहे हैं, जैसा मैनेजमेंट आज आपको मिल रहा है, जैसे मुक़र्रिरीन आज आपको नसीहत करने वाले मिले हैं। वो हम अपने वक्त को गुजार चुके हैं, अब हम आपको देखकर सीख रहे हैं। आप हमारे उस्ताद हैं। जर्मनी का एक फ़िलासफ़र माहिर तालीम जब अपने स्कूल में अपने लगाए हुए चमन में दाखिल होता था कि मासूम बच्चों को झुककर सलाम करता था। क्यों? जब उससे पूछा गया कि आप बच्चों को क्यों सलाम करते हैं, अदब सिखाइए, बच्चे आपको सलाम करें, तो उसने बहुत माकूल जवाब दिया था कि मेरी उम्र उतनी नहीं है कि बच्चों के बड़े होने का इंतज़ार करूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कोई बच्चा मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा, कोई बच्चा मुल्क का मेमार बनेगा, कोई बच्चा मुल्क का साइंसदान बनेगा, कोई बच्चा जहाज़ को उड़ाने वाला पायलट बनेगा, कोई बच्चा अबू कलाम आज़ाद बनेगा, कोई बच्चा तालीम का माहिर बनेगा। तो ये बच्चों को जब मैं देखता हूँ तो उनके अंदर छिपी हुई खूबियों को मुझे एहसास होता है, इसलिए उनकी बच्चों को नहीं, उनकी होने वाली खूबियों को देखकर मैं सलाम करता हूँ। तो आखिर में, चूँकि आम इदारों में, सरकारी इदारों में और खानगी इदारों में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ जो इदारे चलते हैं, सरकारी इदारे तो अपने उसूल पर, अपने पॉलिसी पर, सरकारी पॉलिसी पर चलते हैं, चल रहे हैं, लेकिन जो खानगी इदारे हैं उनके लिए मैं मैनेजमेंट से सिर्फ चार नुकात का इजहार करना चाहता हूँ। पहला, मैनेजमेंट के अराकीन से मेरी ये इल्तिजा है कि वो मुत्तहदा कोशिश के ज़रिए हमेशा बच्चों की तालीम और तरबियत की तरफ तवज्जो देते हुए कोई मुनाफा बख्श हुसूल का ख्याल अपने जहन में मत लाइए। आप बच्चों के 2 रुपये अगर फ़ीस जमा कर रहे हैं तो 200 रुपये अपने हाथ से डालिए। मैनेजमेंट वाले 2 रुपये में मैं 2 रुपये मैनेजमेंट के लिए है, ये मत समझिएगा।
आप यहाँ खून और पसीना देने के लिए यहाँ मैनेजमेंट के रुकन बने हैं। जब तक आप अपना पसीना और खून मैनेजमेंट को नहीं देंगे, आपके मैनेजमेंट के तहत चलने वाला मदरसा ये तालीमी इदारा तरक्की करने से माजूर रहेगा। और दूसरी बात ये है कि जब जहाँ मैनेजमेंट अच्छा होता है, मैनेजमेंट नेक और फ़ाल होता है, वहाँ मैनेजमेंट को चाहिए कि ऐसे असातिज़ा और सब में बढ़कर ऐसे प्रिंसिपल का तकर्रुर करें जो अपने बच्चों को अपनी औलाद समझे। अपने बच्चों, ये जो बच्चे स्कूल में पढ़ाने के लिए वो जा रहे हैं, वो अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि इस कौम के मेमारों को बनाने के लिए वो जा रहे हैं। क्या मालूम ज़िंदगी की किस राह पर कौन सा बच्चा मिल जाए आपको और आपको झुककर सलाम करे। आप पहचान भी नहीं सकेंगे उस बच्चे को कि ये बच्चा कौन था। बच्चा खुद कहेगा, सर मैं आपका शागिर्द, फला साल मैं आपके हाथ में पढ़ा था। ये बच्चों में ये आदत पैदा हो जानी चाहिए। और बच्चों में भी ये बात, असातिज़ा की अहमियत इतनी होनी चाहिए। मैं जापान की एक मिसाल देना चाहता हूँ कि इंडिया से एक डेलीगेट एजुकेशन का जापान के निज़ाम तालीम पर गौर व फिक्र करने के लिए, स्टडी के लिए गया हुआ था। मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद प्रोफेसर साहब के साथ कॉलेज के गेट पर आकर वो साहब अपने डेलीगेट के साथ ठहरे, प्रिंसिपल। तो बच्चों का भी कॉलेज छूटा हुआ था, बच्चे गुज़र रहे थे। जब बच्चे इन लोगों के सामने आए तो बच्चे मेंढक की तरह उछलकर दूसरी तरफ कूद रहे थे। ताज्जुब हुआ हमारे हिंदुस्तानी वफ़द को कि ये बच्चे उछल कर क्यों दूसरी तरफ कूद रहे हैं। प्रिंसिपल साहब मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आदाब के ख़िलाफ़ है। तो आखिरकार वफ़द को ही जब समझ में नहीं आई ये बात, तो उन्हें पूछना पड़ा प्रिंसिपल से, ये क्या बात है, ये क्यों उछल कर दूसरी तरफ कूद रहे हैं। तो कितना माकूल जवाब प्रिंसिपल ने दिया। और मैं कहता हूँ कि इस बात को आप तलबा और तालिबात भी गिरा बांध लीजिए। प्रिंसिपल ने कहा कि मेरे बच्चे असातिज़ा का जो साया पड़ रहा है सामने, उस साए पर पैर रखना पसंद नहीं करते, इसलिए वो साए को फलांग कर दूसरी तरफ जा रहे हैं। यह है वहाँ की तहज़ीब। और यही तहज़ीब हम अपने असातिज़ा से, मेरी गुजारिश है कि बच्चों में पैदा करने की कोशिश कीजिएगा। और तीसरी चीज़ ये है मैनेजमेंट के लिए, ताल्लुक़ात में अपने एतमाद हासिल कीजिए। एक दूसरे से नुक्ताचीनी करने के बजाय अपने मीटिंगों में एक दूसरे से ताउन कीजिए और तामीरी मशवरे दिया कीजिए कि आगे क्या होना है, किस तरह अमल करना है, किस तरह बच्चों की नशोनुमा में तालीम और तालीम के साथ तरबियत और उनकी फ़िक्र नौ में वसत, ये पैदा करने के लिए मैनेजमेंट को किन खतूत पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। ये बात भी तीसरी चीज़ मैं कहता हूँ अपने। और चौथी और आखिरी चीज़, ये जो आप प्रोग्राम सजाए हैं, ये चमन आप सजाए हुए हैं, ये मामूली चीज़ नहीं है। ये वो प्रोग्रामात हैं जिससे अवामुन नास में तालीम की अहमियत का एहसास होता है। एक आप उन्हें एहसास दिलाते हैं कि उनके तलबा को और अवामी नास को कि हम तालीम के लिए जो कुछ कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने कौम के लिए कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों, कहना तो बहुत कुछ है। मैं इत्तेफाकी तौर पर मुझे बुलाया गया है, आया हूँ और अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए अगर मैं ये चंद अल्फाज न कहता तो मैं अपने फ़र्ज़ से गफलत बरतता। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
जनाब मोहम्मद शरीफ अनवर सर ने तमाम तलबा और तालिबात के लिए बेहतरीन शेर कहे। सर ने बेहतरीन कलिमात आलिया से हमें मुस्तफ़ीज़ किया। आपने हमें बेहतरीन नसीहत भी कही है, लिहाजा हम आपकी नसीहतों पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा सर। I request Janab Abdul Hai Feroz sir to share his thought. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये लिटिल जेम्स हाई स्कूल एनुअल डे फंक्शन के रूए रवां इस शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा जगजीवन राम साहब और इस ट्रस्ट के सदर मोहम्मद इकबाल साहब और मोहम्मद इकबाल साहब सेक्रेटरी और मोहम्मद शेख शाह साहब ट्रेजरर, ज़हीरुद्दीन साहब जॉइंट सेक्रेटरी, अनवर वहीद साहब मैम ट्रस्टी, जी अब्दुल रज़ाक साहब, मोहम्मद मेहराजुद्दीन साहब, मोहम्मद इस्माइल साहब, मोहम्मद अता वे अपनी जगह लेता हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया, बच्चों के कल्चर प्रोग्राम्स भी रहते हैं। अनवर वहीद साहब और हमारे जी अब्दुल रज़ाक साहब हमारे को सिखाए हैं स्कूल चलाना, स्कूल खोलना। मैं भी एक नाचीज़ छोटा सा स्कूल एरमरस कैंप में एक 10 एकड़ ज़मीन पे चला रहा हूँ छोटा सा। उसके मार्गदर्शक यानी कि सलाहकार अनवर वहीद साहब और जनाब जी अब्दुल रज़ाक साहब, इकबाल साहब हैं। मैं इस स्कूल से सीखा हूँ, लिटिल जेम्स स्कूल में जब मेरे बच्चे को एडमिशन लेने के लिए आया था, पहले सलमान साहब एडम्स स्कूल को गया था, उन्होंने 1000 रुपये कम करने के लिए मैं शरीफ साहब का तवज्जो चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। मैं जब एडम्स स्कूल को मेरे बच्चे के दाखिले के लिए गया, उन्होंने 10,000 रुपये फ़ीस बोले थे, मैं 1000 रुपये कम करो भाई, मेरा बेटा है। नहीं 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 नहीं, 1 रुपया कम नहीं होगा। फिर मैं वापस इकबाल साहब के पास आया, जब इकबाल साहब से गुजारिश करा तो उन्होंने 8000 मिले। 2000 के लिए मैं वो स्कूल छोड़ के ये स्कूल में पढ़ाया, लिटिल एंजल में। आज भी ये स्कूल की फ़ीस 13,000 रुपये है, यानी कि मेरा बच्चा PUC B फर्स्ट ईयर में है। शरीफ साहब, ये स्कूलों वाले सिर्फ वहाँ का वहाँ टीचरों को सैलरी हुई तो बस उतना ही चला रहे। उनका देखकर मैं भी मेरा स्कूल चला रहा हूँ, कोई कमर्शियल स्कूल नहीं चला रहे हम लोग। जिसके सहारा एजुकेशन ट्रस्ट के 2 आँख है, दोनों इकबाल भाई। जो हमारा सहारा एजुकेशन ट्रस्ट में 60 स्कूल आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, वो सब स्कूलों में कोई स्कूल में एक भी स्कूल में 20,000 फीस नहीं है। सिर्फ मेरे स्कूल में एक ही 22,000 फीस है। मेरे स्कूल में इसलिए 22,000 फीस है, वो CBSE स्कूल है। माजरत चाहता हूँ, कल मेरे स्कूल में आप पूछेंगे इतना का ज़्यादा क्या ले रहे बोल, वो CBSE स्कूल रहने की वजह से हम 20,000 ले रहे। बाकी के पूरे स्कूल, कोई स्कूल 15,000 से ज़्यादा फीस नहीं ले रहा। लिहाजा आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे। आज का ये बहुत शानदार एनुअल डे फंक्शन देखने को मिला, जो बच्चों का वेलकम का डांस देखे। ये स्कूलों में तकरीबन स्कूल में वेलकम डांस नहीं होता। पहली टाइम मैं लिटिल जेम्स स्कूल का डांस कल्चर प्रोग्राम देखा, बहुत खुशी हुई। मेरा बच्चा भी यहाँ से पढ़ के गया, डांस करना बोलता था, एक टाइम भी डांस नहीं करा इकबाल साहब उन्होंने। पहली टाइम देखा मैं डांस वास हो। लिहाजा मैं इस स्कूल के मैनेजमेंट को और हेडमास्टर को, टीचर्स को अपने तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ जलसे की कामयाबी की। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय कर्नाटक। Thank you, sir. सारी बहारों पे छा गए। Words have the power to inspire, and when they come from a true language expert, a person who has not only mastered languages but also uses them to connect hearts and build understanding, whose words always carry depth, reflect clarity, our Joint Secretary, sir. May I now take the honor of requesting our Joint Secretary, sir, Janab Professor Zahiruddin, sir, on the stage. Dignitaries on the dais, honorable guest of honor of today's function, Dr. Jagjeevan Ram sir, other guest of honors, Abdul Feroz sir, Raja Srinivas sir, and our Al Falah Education Trust President, Kozgi Iqbal sir,
Secretary Muhammad Iqbal sir, Treasurer Sheikh Shah sir, and Founder Trustees Anwar Wahid sir, G. Abdul Razak sir, and Ilyas sir, and some trustees are absent here today, they are not present. Ismail sir is also there. I salute all the founder trustees of this education institution who established with a great vision this institute in the year 1997. I salute them with the deepest feeling from my heart for doing a charitable work. As Abdullahi sir highlighted, we are running this school on a charity basis. We are not running to earn money. So we are not take single paisa from this school. So we only do charity, and that's why we have kept the lowest fees in all the schools of Raichur. I feel immense pleasure to stand before you as Joint Secretary of this school to say a few thoughts on this occasion. Today's function is actually functions of our students, children who are the most precious stones of our school. Dear students, be attentive. I am speaking with you. So, students, you are the heartbreak of our heartbeat of this school. All the students are heartbeat of Little Gems School. This function is for you, and we are doing all the function because of to honor you, to give you encouragement for your achievements. Your whatever activity you do, your every smile, your every act, your every achievement, your every result means a lot for us. Therefore, we appreciate your efforts in all fields. Just as you have seen in the school report, that our students not only excel in academics, but they also excel in extracurricular activities, sports, and literary competitions, speech competitions. Not only in English language, Hindi language also our student got prize in Raichur. So all these achievements show that our students are having a lot of talent. And we here have established this school just to nurture their talent. So what I request with these students is, so if you want to excel in your academics and in your life, don't do anything extra, just follow what your teachers are telling to you. Follow the curriculum, follow the teacher's advice, follow your parents' advice. You did not require to do any extra work. Whatever the work is assigned to you in the school, and as a homework or as an assignment, parents and teacher, if you concentrate on that part, the student will excel in all fields. All those students who are achieved excellence in their field, like medical field or other engineering field, what you heard just now, these are all achievements of their dedication, their hard work, and their vision to achieve something in their life. So therefore, my request with all these students to make some vision in your life, make some role models. So you want to become like APJ Abdul Kalam, or you want to become like Maulana Abul Kalam Azad, or you want to become like any other scientist or great personalities. So make a role model and follow on these footsteps of his life. Then you will achieve great things in the life. Okay. And on this occasion, I also want to tell that, so we here in Little Gems School, so we are trying very hard to emulate the students' overall development. We are not just concentrating on the academics, we are also concentrating on the other activities also. So we regularly conduct speech competitions, essay competitions, we regularly conduct other events, whatever the events are there, special events like National Integration Day, Education Day, Constitution Day. All these days we celebrate with the student so that they should learn what is the value of all these national festivals and national days. So that's why, so we try to inculcate a overall personality development of our students. And on this occasion, and also I want to remember our teachers who are the actual hard work behind all this success. So I want to remember all the teachers who are doing the all hard work, dedication, preparation, because I am also from the teaching fraternity. I know what is the pain of teaching.
and how difficult it is to get to the core of the lesson, and how much preparation they require, and how much preparation is required to conduct such a program. So how much hard work they will do. All this I can realize because I am also belonging to the same community. So that's why I salute all our teachers. I salute them there for their good work and their hard work and their dedication and their extra work, whatever they are doing for completing not only for the academics, but also for completing all such good functions. And on this occasion, I also want to say that I'm sorry that we could accommodate all these 1,400 students here because of lack of facility. We don't have any big function hall here in Raichur where we can accommodate 1,400 students with their parents. So therefore, we have invited only selected students and selected parents. For those who we have not been able to invite, so I say sorry for them. Next time we will invite them and we will try to conduct a big function at a big place. So these are the things which we have to remember. And at the end, I want to say that we are committed to make a Little Gems School one of the best school of the Raichur. I don't claim that we are the best, but I can assure you that we are trying hard, we are doing our best, we are training our teachers, we are conducting workshops, we are conducting everything. Regularly we are taking meetings, and not only with the parents, with the teachers also, and we are trying to make it a very good school in Raichur. So with your help, dear parents, you are also very precious. With the help of parents, with the help of students, we can succeed. So I request with the parents also here to kindly cooperate whatever the activities is assigned to you, your students or your wards, and cooperate with the teacher, with the management, and attend the PTM regularly and see the progress of your child. And any problem is there, you try to solve those problems of your children. Maybe it is handwriting, maybe it is spelling mistakes, or maybe laziness, whatever the problems. Some students will have a lot of distraction these days because of the, mobile phone, television, these, that. So if you take care of your child at home, our teachers are taking care of them at the school. So with the cooperation of parents and teachers, and of course we are with you, we can succeed and we can become one of the best schools of Raichur. Thank you one and all for coming and joining with us. And on this occasion, I conclude with Jai Hind, Jai Karnataka. Assalamu alaikum. Thank you, sir. We sincerely appreciate your valuable input. It has helped us enhance the dignity and completeness of our event. मौजूद सामाइन, हम सब जानते हैं कि इल्म हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। इल्म ही से इंसान बनता है। मीर तक़ी मीर ने क्या खूब कहा था, इल्म बड़ी दौलत है, इससे बढ़कर कोई नहीं। इल्म बड़ी दौलत है, इससे बढ़कर कोई नहीं, जो चाहे मांग ले, इससे बेहतर कोई नहीं। चलिए सुनते हैं एक कन्नड़ा तकरीर जमात दहुम के तालिबा सैयदा फ़ातिमा ज़ैनब से, जिनका उन्वान है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ಮಾನ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಗೌರವನೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಪಾಲಕರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೈಯದಾ ಫಾತಿಮಾ ಝೈನಬ್. ನಾನು 10ನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಜೀವನವನ್ನು ಬದುಕುವ ಕಲೆ ಕಲಿಯುವುದು. ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಭಾಷೆ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಶಿಸ್ತು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಣವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಸ್ತ್ರ. ಶಿಕ್ಷಣವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಸ್ತ್ರ.
ಶಿಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಪಡೆಯುವವನಲ್ಲ, ಆತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ನೀಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಧೈರ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಚಿಂತನೆ ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗರಿಗೂ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದಂತೆ. ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗನು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬೀದಿ ದೀಪದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಓದುತ್ತಿದ್ದು. ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಅವರೇ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು, ನೀವು ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು, ನಂತರ ಆ ಕನಸನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಮೂಲಕ ಸಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣವಿಲ್ಲದ ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ? ಅಜ್ಞಾನ, ಅಶಾಂತಿ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಸಮತೋಲನ. ಶಿಕ್ಷಣವಿರುವಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಹೋಗುವುದು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಗೌರವಿಸುವುದು, ದೈನಂದಿನ ಓದು ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣವು ಬಾಳಿನ ನಕ್ಷೆ, ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಾಧನೆಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಶಿಕ್ಷಣವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಚಿತ್ರ ಸಮಾನ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇದ್ದರೆ ಜೀವನ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋಣ, ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಮಾರ್ಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸದಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. जज़ाकल्लाहु खैरा फ़ातिमा ज़ैनब, आपने हमें तालीम की अहमियत पर बड़ी ही बेहतरीन नुकात बताई। तंबाकू नोशी, हुक्का और सिगरेट ये तमाम जहरीली अशिया है। इन तमाम से इंसानी जान को ख़तरा है, लेकिन फिर भी लोग इस बुरी लत के आदी बने हैं। ऐसी जानलेवा चीज़ों से खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। चलिए सुनते हैं जमात दहुम के तालिबे इल्म मोहम्मद शोएब नवाज से एक ज़बरदस्त उर्दू तकरीर जिनका उन्वान है हुक्का तंबाकू नोशी के नुकसानात। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧಕನ ಸೊತ್ತು ಕೇವಲ ಸೋಮಾರಿ ಸತ್ತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಐಫಿರೋಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಒಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1000 ರೂಪೀಸ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಸಾಧನೆ ಕೇವಲ ಸಾಧಕನ ಸೊತ್ತು, ಸೋಮಾರಿ ಸತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬುವುದಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. थैंक यू सर। तंबाकू नोशी, हुक्का और सिगरेट ये तमाम जहरीली अशिया है। इन तमाम से इंसानी जान को ख़तरा है, लेकिन फिर भी लोग इस बुरी लत के आदी बने हैं। ऐसी जानलेवा चीज़ों से खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। चलिए सुनते हैं जमात दहुम के तालिबे इल्म मोहम्मद शोएब नवाज से एक ज़बरदस्त उर्दू तकरीर जिनका उन्वान है हुक्का तंबाकू नोशी के नुकसानात। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ अरकान इंतज़ामिया, क़ाबिल एहतराम मेहमान ख़ुसूसी, इज़्ज़त मआब सदर मौलिमात, ज़िवक़ार असातिज़ा इकराम, मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, मेरे अज़ीज़ साथियों और यहाँ पर मौजूद तमाम हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शोएब नवाज़ है और मैं दहुम जमात का तालिबे इल्म हूँ। तंगदस्ती अगरचे हो गालिब, तंगदस्ती अगरचे हो गालिब,
तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। सामाइन, अभी मैंने जो ये शेर पढ़ा वो मिर्ज़ा गालिब का है, सेहत और तंदुरुस्ती के ताल्लुक़ से है। मिर्ज़ा गालिब कह रहे हैं भले ही तंगदस्ती यानी गरीबी हो, दौलत जैसी नेमत ना हो, फिर भी सेहत और तंदुरुस्ती ही सबसे बड़ी दौलत और नेमत है। मोहतरम सामाइन, आज का मेरा उन्वान भी यही है, सेहत को बर्बाद करने वाली मंशियात यानी नशीली अशियात जैसे गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, छालिया, पान मसाला, शराब वगैरह के इस्तेमाल करने के क्या क्या नुकसानात है। सामाइन, आप सोच रहे होंगे कि इन नाजेबा और नापाक चीज़ों का जिक्र यहाँ क्यों और इसकी क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है सामाइन, बेहद और अशद ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारे मुआशरे का हाल ये है कि बहुत से लोग जिसमें बच्चे, नौजवान और चंद बुजुर्गां भी इसमें शामिल है। ख़ास करके हमारे नौजवान जो बुरी तरह इस नशे की आदतों में मुलविस हो चुके हैं, अपने ही हाथों से अपनी ही ज़िंदगी और अपने ही मुस्तकबिल को दफन कर रहे हैं, ना तो पढ़ाई की तरफ तवज्जो और ना साथीदार वालिदैन की नसीहतों पर। तो आप ही बताइए सामाइन, इनकी ज़िंदगी किस रुख पर जा रही है। ये नौजवान अपने ही हाथों से अपनी ही ज़िंदगी को जहन्नम बनाने पर तुले हुए हैं। इसीलिए ये ज़रूरी हो गया है कि आप तमाम को इन ख़तरनाक नशीली अशियात के ख़तरनाक नताइज से आगाह किया जाए। तो आइए सामाइन, सबसे पहले मैं आपको गुटखे के नुकसानात बताऊंगा, जो आजकल एक फ़ैशन बन चुका है। ये दीनी और दुनियावी दोनों ही एतबार से आपके लिए जानलेवा है, क्योंकि इस्लाम में जिन कामों के लिए मना किया गया है उनमें से एक नशे का इस्तेमाल है। सही बुखारी की एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशावर चीज़ हराम है। जी हाँ सामाइन, हर नशावर चीज़ हराम है। गुटखा, जिसको आम ज़ुबान में मावा कहते हैं और डॉक्टरों ने इसे सुर्ख जहर का नाम दिया है। जी हाँ सामाइन, डॉक्टरों ने इसे सुर्ख जहर का नाम दिया है। कुछ लोग सोचते हैं कि गुटखे को मुंह में डाला, जायका लिया और थूक दिया, ये तो जिस्म का हिस्सा ही नहीं बनता, मगर ऐसा नहीं है सामाइन। वो जिस्म का हिस्सा बन जाता है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमारे ज़बान और मुंह में जज्ब हो जाती है। वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? वो ऐसे केमिकल्स हैं जिसको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। कार्सिनोजेंस का मतलब होता है कैंसर पैदा करने वाले अज्जात। और ये गुटखा दुनिया में तीसरे नहीं चौथे नंबर पर आने वाला, जी हाँ सामाइन, चौथे नंबर पर आने वाला कैंसर कॉजिंग एजेंट है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये गुटखा, छालिया, तंबाकू और दीगर सुपारियों से कुछ ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं जो हमें मुंह के कैंसर तक ले जा सकती है। उसमें से एक बीमारी का नाम है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इस बीमारी में अक्सर ये होता है कि आपका मुंह खुल ही नहीं पाता। आप ज़रा सोचिए सामाइन, अगर आप मुंह ही नहीं खोल सकते तो आप खाना कैसे खाएंगे और किसी से बात कैसे करेंगे। अगर आप खाना ही नहीं खा सकते और किसी से सही तरीके से बात ही नहीं कर सकते तो ऐसी ज़िंदगी बेरंग हो जाएगी। ऐसे शख्स का ज़िंदा रहना सिर्फ सांस का आना जाना ही रह जाता है, वो एक ज़िंदा लाश बनकर रह जाता है और उसकी इतनी बुरी और भयानक हालत हो जाती है कि वो अपने घर वालों पर बोझ बन जाता है। इलाज के लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, मरीज़ को जहनी और जिस्मानी तकलीफ़ अलग। और डॉक्टरों का अक्सर ये कहना है कि जिस किसी को भी कैंसर हो गया तो वो दुनिया से कैंसल, चाहे वो किसी भी किस्म का कैंसर हो, क्योंकि सामाइन कैंसर और कैंसर के आखिर में सिर्फ यल और आर का ही फ़र्क है। बहुत कम खुशनसीब होते हैं जो इस जानलेवा बीमारी से बच पाते हैं। और सबसे हैरत और ताजुब की बात तो ये है सामाइन, लोग इस जानलेवा बीमारी को पैसे देकर ख़रीदते हैं, खुद तो बीमार हो ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने घर वालों को भी बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, गरीब घरों में इलाज के लिए हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपये कहाँ से आएंगे। क्योंकि गुटखा वगैरह के इस्तेमाल से हमारा मुँह उस तरह बहुत बुरी तरह सड़ जाता है। और ज़रा आप ये भी सोचिए सामाइन, किसी भी घर में इस बीमारी के चलते किसी नौजवान की मौत हो जाए तो उसके माँ बाप के दिलों पर कैसी क़यामत टूटेगी, क्योंकि आप माँ बाप का सहारा है। किसी ने क्या खूब कहा है, बाप का सहारा माँ का अरमान है तू, क्यों मिटा रहा है ख़ुद को नादान है तू। ये गुटखा, हुक्का, तंबाकू सब जाल है मौत के, गुटखा, हुक्का, तंबाकू सब जाल है मौत के, ज़िंदगी संवार ले अभी वक्त है तेरे हाथ के। तो आइए सामाइन, अब हम जानेंगे एक और तंबाकू की शय, सिगरेट। सिगरेट नोशी भी हमारे मुआशरे में एक आम सी चीज़ है। सिगरेट में जो तंबाकू होता है उसमें 4000 से ज़्यादा, जी हाँ सामाइन,
4000 से ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स और गैसेस मौजूद होते हैं जो सिगरेट नोशी से हमारे विंड पाइप यानी फेफड़ों की नली में दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से सांस की बीमारियां तो होगी ही साथ लंग्स कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर है। वो देखिए सामाइन, सिगरेट नोशी से हमारे फेफड़ों की हालत कितनी बुरी और भयानक हालत हो जाती है, क्योंकि सिगरेट में निकोटीन मौजूद होता है और ये निकोटीन दुनिया में हीरोइन और कोकीन के बाद तीसरे नंबर पर आने वाला कैंसर कॉजिंग एजेंट है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। बहरहाल सामाइन, ये तमाम नशीले अशिया जिसमें गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, छालिया, पान मसाला और शराब शामिल है, ये सीधे सीधे आपके दिल, दिमाग, मुंह, जिगर, फेफड़ों के कैंसर पैदा करती है। वो वहाँ दिख रहा ही है आपको सामाइन, कैसे अल्कोहल यानी शराब के इस्तेमाल से आपके लीवर की कितनी बुरी तरह हालत हो जाती है। तो मेरी आप तमाम से ये दरख्वास्त है और मैं आप तमाम को ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आप इन तमाम नशीली अशिया से दूर रहें और अपने बच्चों के सामने इन नशीली अशिया का इस्तेमाल ना करें और अपने बच्चों के हाथों इन सिगरेट, गुटखा वगैरह ना मंगवाएं। ख़ास करके हमारे नौजवान और तलबा इस नशे की चीज़ों से परहेज़ करें, क्योंकि सामाइन ज़रा आप ही सोचिए, आप पैसे देकर ही इस जानलेवा बीमारी और मौत को ख़रीद रहे हैं। तो मैं सारे वालिदैन से भी गुजारिश करता हूं कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें ताकि वो किसी बुरी सोबत में पड़कर इन नशीली अशिया का इस्तेमाल करना ना शुरू करें। और मैं आप तमाम से ये दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने जान पहचान वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों अहबाब से इनके नुकसानात के ताल्लुक से बताइए। शायद अगर वो इसका इस्तेमाल कर भी रहे तो आपके आगाह करने से छोड़ दे और उनकी जान बच जाए, क्योंकि दूसरों की भलाई ही इंसानियत की महराज है। आखिर में बस मैं इस अशार के साथ अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। सिगरेट पीने वाली चीज़ नहीं, क्यों पीते हैं लोग, छोड़ते हैं तब जाकर जब लग जाता है रोग। पीते हैं ये जहर को अमृत समझकर, रख नहीं सकते ज़मीन पर एक कदम संभल कर। सिगरेट पीने वालों तुम छोड़ दो सिगरेट पीना, वरना हो जाएगा दुश्वार तुम्हारा जीना। छोड़ दो तुम ये खेल धुएं का खेलना, वरना पड़ जाएगा कोई दुख दर्द झेलना। सिगरेट पीने वाले क्यों सोचते हैं लेट, सिगरेट पीने वाले क्यों सोचते हैं लेट, अब पछताने से क्या फ़ायदा हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आखिर में मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें इन तमाम नशीले अशिया से दूर रखे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Today, I, Ramana Tabassum, stand before you to speak on one of the most precious gifts given to us by Allah that silently control our success, our happiness, even our future. Time. Time once gone, never comes back. As the great Benjamin Franklin once said, lost time is never found again. Every second that passes is like a drop of water slipping through our fingers. Once it falls, it cannot be caught again. Friends, time is more valuable than money. You can earn back the money once gone, but you can never regain lost of time. Our entire life depends on how wisely we spend these fleeting moments. A person who values the time achieves greatness, while one who wastes it is left behind. As the Steve Jobs once said, your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Friends, that thought is not just deep, it's warning for our generation. We are living in the world where hours slip away scoring Insta, Netflix or gaming. We called it just 5 minutes, but remember, 5 minutes every day waste equal to 30 hours a year. That's enough time to learn a new skill, write a book or even start a business. There is a powerful auto couplet that reminds us, वक्त के दामन में बस एक पल है, वक्त के दामन में बस एक पल है, जो निकल जाए तो फिर सिर्फ कल है. History itself is proof that those who respect the time became legends. Think of Dr. APJ Abdul Kalam, who managed every minute of his life with discipline and purpose, turning dream into reality. Or look at Mahatma Gandhi, whose punctuality and value for the time made him one of the most organized leaders in history. On the other hand, how often do we waste hours scrolling through social media, chatting meaninglessly, or procrastinating? A few minutes of delay can cost us a golden opportunity. Punctuality is not about clock, it's about character. When you respect the time respects you back. Dear friends, being punctual is not old-fashioned. It's a secret weapon. World does not wait for latecomers. When you respect the world respects you back. You may have talent, dream, passion, but without discipline and punctuality, they are like a car without fuel. Let me share a story. A young man missed his flight to Dubai by 2 minutes. That flight crashed. That day he realized
2 minutes. 2 minutes can take life or save one's life. That's the power of time. We must wake up before time slip away. Stop saying, I will do it tomorrow, because tomorrow is not promised, only now is real. Let us become the generation known not for wasting of time, but for creating change with it. As the saying goes, time and tide wait for none. Even the Holy Quran remind us in Surah Al-Asr. So, my dear friends, let us promise today to value the time, to be punctual, and to live each second with purpose. Let us not count the days. Instead, let's make every day count. Respect time, be punctual, make every minute count. Because one day, time will ask you, what did you do with me? And I hope you will have an answer. You're proud of. कल का इंतज़ार मत करो, कल का इंतज़ार मत करो, आज ही अपने ख्वाबों को सच करो. थैंक यू. शुक्रिया रुमाना तबस्सुम, आपने हमें Thank you, sir. That's the best appreciating and encouraging steps towards her performance. Sirs are presenting cash for her performance. Please give a huge round of applause. बेटा सो रहा है, दादा अखबार पढ़ रहे हैं, दादी अनाज साफ कर रही है, माँ बेटी को छोटी डाल रही है और पापा काम पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। समीर, ओ समीर, उठो बेटा उठो। पापा आज तो संडे है ना, आज तो सोने दो। वैसे इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? देखो बेटा, काम का प्रेशर ज्यादा है ना, इसीलिए संडे को भी काम करना पड़ता है। अरे क्या पापा, आप भी फालतू की जॉब में लगे हुए हो। पता है मेरे सारे दोस्तों के पास लेटेस्ट मोबाइल, स्टाइलिश कपड़े और स्टाइलिश शूज हैं और उनके पापा तो एसी की कारों में बैठकर सफर करते हैं। आप भी मेरे लिए ऐसा कुछ कीजिए ना जैसा मेरे दोस्तों के पापा करते हैं। आप तो सिर्फ मेरी जरूरतें ही पूरी कर पाएंगे, ख्वाहिशें नहीं। देखो बेटा, जितनी मेरी हैसियत है ना, उतने में ही तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रहा हूँ, मेहनत करके ये घर चला रहा हूँ और तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ। जब ज़रूरतें पूरी हो रही है तभी तो इंसान ख्वाहिशों की बात करता है ना। बेटा समीर, तुमने सिर्फ अपने दोस्तों के शानदार जूते और कपड़े देखे हैं। कभी तुमने कटोरा थामे भीख मांगते हुए बच्चों को देखा है? कभी तुमने होटल में उन बर्तन धोते हुए बच्चों को देखा है? अरे इसकी नज़र तो बस नो रहती है, कभी कभी अपने आजू बाजू भी झांक लिया, जहाँ गरीबी की फटी चादरों में लिपटे मासूम बच्चे अपनी ख्वाहिशात को दबाकर तालीम हासिल कर रहे हैं। ये बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं और मुस्तक़बिल में आला मकाम पर पहुंच रहे हैं। बेटा समीर, तुम्हारा बाप तो तुम्हारी पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा करता है ना बेटा? मम्मी, पापा, दादा, दादी, अरे क्या हुआ बेटी, इतनी खुश क्यों हो? मम्मी, पापा के पास मेरी मेडिकल की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे ना, सारे पैसे तो भैया के पढ़ाई पर ही खर्च हो रहे हैं ना। बेटी, तू कहना क्या चाहती है? भैया को तो डॉक्टर बनाना है ना। मैं एक लड़की हूँ तो बस 10वीं हुई और कुछ दिन बाद घर से विदा। बस बेटी, बस खामोश हो जा। मम्मी पापा, ये तुम सब लोग मुझे बताओ, कौन सा मजहब, कौन सी तहजीब, कौन सा कानून लड़की को तालीम हासिल करने से रोकता है? अरे लड़का और लड़की तो गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं। जैसे गाड़ी एक पहिए से नहीं चल सकती, उसी तरह परिंदा एक पर से परवास नहीं कर सकता।
बेटी तू ठीक कह रही है, मगर तू इतना पढ़ लिख कर करेगी क्या? आगे चूल्हा ही तो फूकना है। अरे दादी, हम बेटियां इस दुनिया की रौनक है, हम बेटियों से ही ये दुनिया जन्नत है, हम बेटियां रहमत है, हम बेटियों से ही इज्जत है। अरे वाह बेटी वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा तुमने। मम्मी, आप पूछ रही थी ना मैं आज इतनी खुश क्यों हूँ, तो सुनो। मुझे अपने डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए हुकूमत के जानिब से स्कॉलरशिप मिली है, स्कॉलरशिप। अरे वाह बेटी वाह, शाबाश बेटी शाबाश, मुझे तुझ पर नाज है बेटी। लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, बेटियां माँ बाप के कलेजे की ठंडक होती है। कहने वाले कहते हैं बेटी के बाप का सर झुका रहता है, लेकिन मेरी बेटी ने मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया, पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया। बेटियां सर का ताज होती हैं और घर का नूर होती है। हाँ ठीक है, चलो बेटी चलो, मुंह हाथ धो लो और खाना खा लो। हाँ मम्मी, चलो खाना खाते हैं। समीर इधर आओ बेटे। हाँ जी पापा। ये लो 10,000 रुपए, कल बैंक में जमा कर देना, और इस हफ्ते लोन की अदायगी है, और पिछली बार की तरह फजूल खर्चे मत करना, समझा? हाँ जी पापा। और खाना खा लेना। हाँ, वही दाल रोटी। अरे वाह, इतना सारा पैसा, आज तो इन पैसों से दोस्तों को पार्टी दूंगा। हेलो बंटी, यार घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, तेरे घर आ जाऊँ? तेरे होम थिएटर पे बैठकर फिल्म देखते हैं। अरे मजा आएगा, चल आज की पार्टी मैं देता हूँ। रोहित, रोशन और सारे दोस्तों को भी बुला लेना, ठीक है? बाय। हेलो बंटी, हाउ आर यू? आई एम फाइन समीर, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ यार। यार तेरा फोन कितना अच्छा है। हाँ 2 लाख का है, 2 लाख का, मेरे डैड ने दिलाई है। तेरे पापा तो करोड़पति है ना, तेरे लिए ये फोन क्या बड़ी बात है। मैं भी मेरे पापा से जिद कर कर बड़ा फोन लूंगा। हाँ ले लेना, डन। अच्छा चल यार, डांस करते हैं। हाँ चल। कब से ऑर्डर किया है, अभी तक नहीं आया? आ रहा है यार, रास्ते में है।
5 मिनट हो गए, पिज्जा ले लेते हैं। और इस पिज्जा वाले का तो समीर ही देख लेगा। सर आपका पिज्जा। क्या अंकल, कितना टाइम लगा दिया आपने? सॉरी सर, 7 माला चढ़कर आया हूँ। पीछे जाओ। अरे हट यार, ये सब तो इनके बहाने होते हैं। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते थे कि लेट हो आए? सॉरी सर, इस टाइम पेमेंट दे दीजिए, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल लेट नहीं होगा। अरे यार अमाउंट दे देना। यही नाटक होता है इन लोगों का, एक तो लेट और ऊपर से सारे पैसे मांगते हैं। अरे पापा आप। अरे बेटा समीर, तू यहाँ पर, तू तो अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने गया था ना? हाँ पापा, वो मैं, पर पापा आप ये जॉब क्यों कर रहे हो? असल वो क्या है ना, मेरा बेटा समीर, मुझे उसे एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाना है, उसी के लिए लोन लिया था और उसी को चुकाने के लिए ये सब काम करना पड़ रहा है। सर अमाउंट दे दीजिए। और वो क्या है ना, मुझे दूसरी जगह डिलीवरी देने जाना है, अगर मैं वहाँ लेट हुआ तो मुझे समझने के लिए वहाँ मेरा बेटा तो नहीं होगा ना। और उस गरीब को टिप भी दे देना। सर टिप। पापा सॉरी, पापा सॉरी, मेरी खातिर आपको ये सब सहना पड़ा। पापा मुझे माफ कर दो पापा। बेटा हमारा गुजारा तो ऑफिस की जॉब से हो रहा था, मुझे ये काम करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी तेरे ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ये काम करना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता था कि तू मुझे इस तरह से धोखा देगा। क्या हुआ पापा? पापा उठिए ना, पापा उठिए। अरे रोहित, रोशन, जल्दी से कोई जाकर डॉक्टर को बुला। हेलो मम्मी, दादू, रोहित के घर आ जाओ, देखो ना पापा को क्या हुआ। अरे पापा, पापा उठिए ना, पापा क्या हुआ? पापा आपको उठिए। अरे क्या हुआ समीर के पापा, क्या हुआ? जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाओ। अरे क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? डॉक्टर आइए, देखिए ना मेरे पापा को क्या हुआ। डॉक्टर देखिए ना, डॉक्टर समीर के पापा को क्या हुआ? छोड़ो जी। डॉक्टर बोलिए ना मेरे पापा को क्या हुआ? बोलिए ना डॉक्टर, समीर के पापा को क्या हुआ? सॉरी, ही इज नो मोर, इनकी डेथ हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पापा। लोगों जानते हो, ये वो मजबूर बाप है जिसने अपने बच्चे की तालीम के लिए, बच्चे के सपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दिन का सुकून और रात का चैन खोया, और इसके अलावा घर घर जाकर पिज्जा पहुंचाया। अरे थोड़ी देर हुई तो गालियां सुनी, पैसे भी नहीं मिले। ये सब इसने अपने परिवार के लिए किया। मैं तुमसे कह रही हूँ, ऐ मेरे वतन के नौनिहालो, ऐ मेरे वतन के नौनिहालो, तुम मेरे बच्चे जैसा ना करना, तुम मेरे बच्चे जैसा ना करना। तुम खूब पढ़ो, अच्छा पढ़ो और अपनी मुस्तकबिल को संवारो, और याद रखो अपने बाप को अपने बेकार ख्वाहिशों के लिए कभी मजबूर ना करना। मैं मानूंगा तुम्हारी बात, मैं मानूंगा तुम्हारी बात, मैं मानूंगा तुम्हारी बात, मैं मानूंगा तुम्हारी बात, हम मानेंगे तुम्हारी बात, हम मानेंगे तुम्हारी बात।
बाप वो पहाड़ है जिसके साए में हमारी ज़िंदगी का सफ़र आसान होता है। बाप वो शमा है जो खुद जलकर हमें रोशनी देता है। बाप का हाथ बच्चों के लिए दुनिया का सबसे मजबूत सहारा है। बाप का साया रहे तो गम नहीं आता, ये वो पेड़ है जो हर धूप सह जाता। बाप की दुआ है तो ज़िंदगी रोशन है और बाप के बगैर ज़िंदगी अंधेरा है। थैंक यू। बहुत खूब, एक बेहतरीन सबक आजकल के बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, अपने वालिदैन का दिल कभी ना दुखाओ, इन्हें उफ तक ना कहो। एक बार ये दुनिया से चले गए, फिर इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। से बचा जा सकता है। गंदगी फैलाना गुनाह और बदतहजीबी है। चलिए इसी उन्वान पर देखते हैं एक अंग्रेजी ड्रामा क्लीन एंड ग्रीन सिटी, जिसे पेश करने जा रहे हैं जमात नहुम के तालिबे इल्म मोहम्मद राशिद नूरी और टीम। Allahi wa barakatuh. Every city has a heartbeat, a rhythm made not just by its building, but by its people. A clean city is not created by rules. It is created by responsibility. Our story today shows how one careless habit can damage a whole neighborhood and how one good thought can transform the future. Meet Arman and Mirza, brighter boys, but careless with their habits. On the other side, working silently before sunrise is a street sweeper, a real hero whom we often forget. Hey you, stop. Why are you throwing your garbage on the streets? Why? What happened? Please don't give me lecture in early morning. And you, Arman, what are you doing? Why are you throwing the wrappers on the road? Sam, that's just a wrapper. What difference will one wrapper make? Anyhow, street sweeper and rag picker will clean it. Relax. That is shortcut, bro. Shortcut? It is short mind. One wrapper make one mountain when everyone will think like that. You may throw one wrapper, but we collect thousands every day. We clean your mess and lost our health. I am sorry. It hurt you so much. Now I realized cleanliness will not start from municipality. That start with us. Keep the waste inside until the garbage truck comes. Throwing it outside creates smell and disease. Sometimes change begins when we truly see the pain of others. Look there, the garbage truck has arrived. Please pick your garbage from there. देख तू यहाँ वहाँ न फेंक देख, फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। अरे तो क्या करे भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल,
गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल. Put your waste into the right place. Put your waste into the right place. Children, I am not just a garbage truck driver, but I am the protector of your city's cleanliness. Okay, I will put this polythene in the dustbin. Ha ha ha, do you know who I am? I am plastic, strong, shiny and everywhere. You all love me. You take me home from shops. You throw me on roads. I stay there forever and ever. I choke your drains. I block your sewers and create floods. Still you using me without thinking. Animal eating me thinking I am a food. I sit inside their stomach and slowly I kill them. When you burn me, I release poisonous gases into the air. When your children breathe, get asthma. Your elderly get lungs problem. But still you using me, that's why I am the king of pollution. No, we will end your role. No, no, no. If you stop using me, if you put me in bin, if you recycle me, I will lose my power. No, we will end your role. No, we will end your role. Hey, stop. I am here on the streets because cleanliness is not just a campaign. It is our responsibility, and responsibility began with leader. I am your municipal cooperation commissioner. I am here to say you that when waste is mixed, it pollute our land, drains and even our lungs. Today I will teach you the purpose of two different color bins. This is green. Green is for wet waste. Say with me, green is for Wet waste. like vegetable peels, leftover food, fruit skin and garbage leaves. These things are composed and help for plant grow. This is blue. Blue is for dry waste. Say with me, blue is for Dry waste. like paper, plastic bottle, newspaper, wrapper. These items go for recycling same tree and reduce pollution. My dear citizens, a city becomes beautiful when people become responsible. The government can build dustbin, cleaning system and garbage truck, but they can't stop in our hands to throw garbage on the road. Throwing waste anywhere is like inviting your diseases into your home. Using bins correctly is protecting your family and your nation. ना सड़कों पे दाग ना हवा में जहर, ना सड़कों पे दाग ना हवा में जहर, साफ होगी ज़मीन तभी मुस्कुराएगा शहर. Very true, sir. Well said. Hello, I'm doctor and I'm here not to treat a patient but to treat a habit. The habit of throwing garbage on roads. Do you know what happens when waste is not given to the garbage truck and is thrown on streets? When garbage lies on streets, dirty water mixes with drinking water, causes typhoid, cholera, jaundice, diarrhea, which can be life-threatening. Burning garbage releases toxic smoke, leads to asthma attacks, allergies, breathing difficulties in elders and children. No city can be healthy if its air is filled with burned waste. Flies sit on garbage and then on our food. This spreads infections, stomach problems, and breathing difficulties in elders and children. So my request to all children, do not throw garbage on roads. Give your waste to the garbage truck every morning. Use blue and green bins for proper waste segregation. Reduce plastic and never burn it. Never store water in open container. Plants, trees, clean the air which we breathe. Remember, a healthy city is a clean city. A green city is a disease-free city. जंगलों को काट कर हमने कैसा गजब किया,
जंगलों को काट कर हमने कैसा गजब किया, शहर जैसा एक आदमखोर हमने पैदा कर लिया। I am the spirit of greenery whenever the city becomes clean. I grow stronger when you plant tree, I smile. When you keep streets clean, I dance. I stand here as a symbol of life. One tree gives oxygen to 4 people. So children, plant more trees, because when you plant a tree, you plant hope. Clean India is our pride, green India is our guide. Plant a tree, keep streets clean, let our nation stay fresh and green. One small step from you and me builds a future bright to see. Come together hand in hand, make India in the cleanest land. We are proud to share under the guidance and dynamic leadership of our Honorable Commissioner Sir. Our municipal corporation is putting continuously efforts to keep our city clean and beautiful. But a clean city is not possible by the government alone. It needs the cooperation of every citizens. We all must and should support the permissions and promise to stand and make our but not I am by not throwing garbage and waste throwing on the street roads and near our houses, keeping our surroundings clean. Sir, along with cleanliness, we request your kind attention towards the increasing stray dog menace. Bite cases are increasing. We want our streets to be safe for all citizens, especially for the children. So please take best steps to control the stray dog menace. If we want a clean city, if we want a healthy family, we must stop throwing garbage on the road from today. Your awareness, your unity, your discipline are the solution. Together we can build a clean, safe and shining city. And one more bad habit we must end today. Spitting pan and gutka everywhere, on the roads, on the walls, on the steps. Do you know what that does? The person who sweeps must clean it with his hand. His dignity is not your dustbin. A city is not clean by sweeping. It is clean by thinking, by responsible citizens, by our heroes who clean our streets, by our municipal corporation team. They are the real heroes, real guardians of the city. Let us salute them. Let us support them. Let us protect them by protecting our environment. When garbage is thrown on the road, our environment becomes sick. When plastic is burnt, our air becomes poison. And when water gets polluted, our children fall ill. And when mosquitoes breed, hospitals are filled. A truly healthy city is not built by medicine. It is built by mindset, discipline, and responsible citizen. A clean city is not found, it is created. Clean city, green city, that's our responsibility. Clean city, green city, that's our dream city. No plastic, no pollution. Cleanliness is the best solution. Plant a tree today, breathe better tomorrow. A clean city needs every heart, every hand, every home. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಬನ್ನಿ ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ತನ್ನಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಬನ್ನಿ 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 ಎಲ್ಲ आखिर में मैं आपको एक हदीस कहना चाहता हूँ। पाकी व सफाई के बारे में समाज फरमाए। पाकी आधा ईमान है। हदीस इसकी बुनियाद पर है, जिसमें तहारत को आधे ईमान के बराबर करार दिया गया है।
ये हदीस मशहूर हदीस के किताबों में मौजूद है और इस हदीस का मतलब ये है कि पाकीज़गी और सफाई को इस्लाम में बहुत अहमियत हासिल है और ये ईमान का एक लाजमी हिस्सा है। Thank you. Have a nice day. बहुत खूब, जज़ाकल्लाहु खैरा मोहम्मद राशिद नूरी और टीम। मौज़िज़ सामाईन, इस ड्रामे को पेश करने वाले तमाम किरदार के लिए अरकान इंतज़ामिया की जानिब से 2500 का इनाम दिया गया है। फातिमा है। आज की ये दास्तान उस नस्ल की है जो सोशल मीडिया की चमक में अपनी असल सोशल लाइफ भूल चुकी है। इंसान की ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में सबसे ज़्यादा असर किस चीज़ का होता है? सोहबत का। अच्छी सोहबत इंसान को ऊपर उठाती है, बुरी सोहबत ज़िंदगी को अंधेरों की तरफ ले जाती है। आज हम आपके सामने एक कहानी पेश कर रहे हैं, अली की कहानी, जिसकी ज़िंदगी बुरी सोहबत से बिगड़ती है और अच्छी सोहबत से फिर से सुधर जाती है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा कामयाब हो, इज्जत से जिए और अल्लाह के रास्ते पर चले। अली भी एक ऐसा ही बेटा था, नमाजी, शरीफ और सबका फेवरेट स्टूडेंट। तो मिले अली और उसकी फैमिली से। भाई, आपके मार्क्स हमेशा 90% के ऊपर कैसे आते? क्या सीक्रेट है? छोटे, मैं नमाजों की पाबंदी करता हूँ और रेगुलर स्टडीज़ करता हूँ और ख़ास फजर की नमाज के बाद पढ़ाई करता हूँ। उस वक्त जहन ताज़ा रहता है, सब कुछ अच्छे से याद होता है और पेरेंट्स, टीचर्स, बड़े लोगों की इज्जत करता हूँ। ये सब उनकी दुआओं का नतीजा है। तो ये बात है। माशाल्लाह मेरे बच्चे, ऐसे ही मेहनत करते रहना और याद रखना कि कामयाबी सिर्फ मार्क्स ही नहीं बल्कि मैनर्स और डिसिप्लिन भी होती है। अरे हाँ बेटे, आपके प्रिंसिपल का फ़ोन आया था, आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, अगर ऐसे ही रहा तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। और कह रहे थे आपका नाम स्कॉलरशिप के लिए रेकमेंड किया गया है। सच अप्पू, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब आप लोगों की दुआ है। इंशाल्लाह मैं इसी तरह सच्चाई और ईमानदारी के साथ मेहनत करता रहूँगा। इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आमीन। एक बेहतरीन तालिबे इल्म था अली, मगर कहते हैं ना, कोयला जहाँ बैठता है अपने काले रंग की छाप छोड़ जाता है। अली की जिंदगी में वो काला साया अब दस्तक दे रहा था। अली यार, तू हमेशा किताब लेकर घूमता रहता है, कभी कभी थोड़ा चिल कर ब्रो। हाँ यार, चल चलते हैं, आज कुछ नया ट्राई करेंगे, हुक्का बहुत मज़ा आएगा ब्रो। नहीं यार, एग्जाम्स आने वाले हैं, मैं नहीं आ सकता। देख, मैं तुझे कुछ मेरे नए दोस्त से मिलवाने लाया हूँ, ये समीर है। अली, आज तू भी चल हमारे साथ कैफे। नहीं यार, एग्जाम्स आने वाले हैं, मैं नहीं आ सकता, अब्बू गुस्सा हो जाएंगे, मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी आज। अरे यार, ये अम्मी अब्बू तो हर बात पर डांटेंगे, उसमें क्या है। लाइफ एक बार मिलती है, इसे फ्रेंड के साथ एंजॉय करते हैं।
नहीं यार, मुझे पढ़कर स्कॉलरशिप हासिल करना है। अरे यार, एक दिन नहीं पढ़ेगा तो क़यामत नहीं आएगी, और नमाज बाद में पढ़ लेना। चल ब्रो, पहले चिल करते हैं। सही कहा है ये लोगों ने, एक दिन नहीं पढ़ूंगा तो कुछ नहीं होगा। हाँ यार, चल चलते हैं। अली यार लेना। रहमत नहीं यार। अरे अली लेना यार, कुछ नहीं होगा। नहीं यार। अरे लेना यार। कुछ नहीं होगा यार, आदत आएगी। किसका कॉल आ रहा है यार? अबू का कॉल आ गया। अरे मत कट करना, मत कट करना। अरे कुछ नहीं होगा यार, तू पहले चिल कर। यार बहुत टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। हाँ यार, कल फिर मिलना। यही वो पहला कदम था जहां से अली अपने ख्वाबों से दूर होने लगा। हर बुरा काम एक छोटी हिम्मत से शुरू होता है और आदत बन जाती है। वक्त रेत की तरह मुट्ठी से निकल जाता है। शुरुआत एक पफ से होती है और फिर आदत बन जाती है। आदत धीरे धीरे जिंदगी को जला देती है। अरे अहमद देना यार। आदत हो गई। किसका कॉल आ रहा है यार? कुछ नहीं यार, अब्बू का कॉल है, पहले चिल कर। हाँ ब्रो। बहुत देर हो रही है, मैं चलता हूँ। ठीक है यार। ले रे ले रे। बेटा अली, तुम इतनी देर कहाँ थे? और मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आप पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहे हो और घर लेट आ रहे हो। नमाजें भी छोड़ दी तुमने। बोलो, जवाब दो, कहाँ थे तुम अब तक? मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, हर बात पे टोकना बंद करो प्लीज। अबू भाई तो पहले ऐसे नहीं थे। अल्लाह मेरे बच्चे को बुरी सोबत और बुरे दोस्तों से महफूज रख। आमीन। दिन, हफ्ते, महीने गुजर गए। अली की किताबें ख्वाब अब सिगरेट और हुक्के के धुएं में छिप गई थी। जो स्टूडेंट कल तक आगे बैठता था, आज वो आखिरी बेंच पर सो रहा था। और अब वो दिन भी आ गया जिससे अली सबसे ज्यादा डरता था। अरे यार अली, क्या हुआ? क्यों इतना अपसेट है? यार मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं। मार्क्स कम आए तो अपसेट है? हम तो फेल ही हो गए। अंधेरों के बाद रोशनी जरूर आती है। जब इंसान अपने रब से तौबा करता है तो रास्ते खुल जाते हैं और मौके मिल जाते हैं। और इस मौके को लेकर आए अली के पुराने दोस्त रेहान और अवैस। याद रखिए, तलवार अगर बेहतर हाथ में हो तो जिंदगी संवर जाती है, और बुरे हाथ में हो तो सिर्फ सरों को कलम करती है। अली क्या हुआ? इतना उदास क्यों है? रेहान यार, मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं। क्या तेरे मार्क्स कम आए हैं? लेकिन क्यों? इस बार मैंने पढ़ाई नहीं की थी, सिर्फ अपना वक्त बेकार कामों में खर्च करता रहा और गलत दोस्त भी बना लिए। अटेंडेंस कम रहने की वजह से, मेरे मार्क्स कम रहने की वजह से मैंने स्कॉलरशिप भी खो दी। सब कुछ ख़त्म हो चुका। अब्बू का भरोसा, टीचर्स का भरोसा और मेरी इज्जत, सब कुछ। या अल्लाह, मैंने सब कुछ खो दिया है। अली, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। तालीम में लगन और जुस्सजू हो तो ख्वाब हकीकत बन जाते हैं। सच? हाँ, एक जीती जागती मिसाल है मोहम्मद नेहाल नशवन, जो हमारी यूनिवर्सिटी के बीटेक स्टूडेंट है। इनको एक मल्टीनेशनल कंपनी से 1 करोड़ रुपया सालाना तनख्वाह की पेशकश की है।
ये कामयाबी ना सिर्फ उनके लिए फ़ख्र का लम्हा है बल्कि हर नौजवान के लिए पैगाम है जो तालीम और मेहनत के रास्ते पे है। और गवर्नमेंट ने हमारे जैसे स्टूडेंट के लिए एक बेहतरीन स्कॉलरशिप और स्कीम बनाई है। बस थोड़ी सी मेहनत करो, ज़िंदगी बदल जाती है। नेहाल ने साबित कर दिया कि अगर आप अपनी सलाहियतों पे यकीन रखते हो तो हालात मायने नहीं रखते। जब कोई तालीम के साथ मेहनत और लगन से शामिल हो जाता है तो कामयाबी खुद रास्ता बना देती है। नेहाल ने साबित कर दिया कि तालीम और मेहनत का रास्ता हमेशा कामयाबी की मंजिल तक ले जाता है। ये हम सबके लिए रोल मॉडल बन गया है। हमें भी इस रास्ते पर चलना चाहिए। अली, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। अल्लाह उनको पसंद करता है जो गलती कर कर वापस आते हैं। लेकिन स्कॉलरशिप तो चली गई। अली, अभी भी तेरे पास एक मौका है। प्रिंसिपल सर कह रहे थे कि सेकंड लिस्ट आने वाली है। अगर तू अपना प्रोजेक्ट और अटेंडेंस इम्प्रूव कर लेगा तो तेरा नाम स्कॉलरशिप में वापस आ सकता है। हाँ, मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह आज से नमाज़ों की पाबंदी करूँगा और पहले की तरह पढ़ाई करूँगा और सिर्फ अच्छे दोस्तों के साथ रहूँगा। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी खींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। और अब फिर वो दिन भी आ गया जब यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप लिस्ट में अली का नाम भी आ गया। उसकी मेहनत और उसके अच्छे दोस्तों की सोहबत ने रंग दिखाया, क्योंकि दोस्ती का असर ज़िंदगी पर सबसे गहरा होता है। अच्छी सोहबत अच्छी मंजिल तक पहुंचाती है। अली देख, सेकंड लिस्ट आ गई, तेरा नाम इंक्लूड हुआ लिस्ट में। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे दूसरा मौका भी दिया और अच्छे साथी भी दिए हैं। बुरी सोबत ने मेरा सुकून, वालिदैन का भरोसा सब कुछ छीन लिया था, लेकिन अच्छी सोबत ने मुझे वापस से संभाला। अच्छी सोहबत तुम्हें कामयाबी तक ले जाती है, बुरी सोहबत तुम्हें नाकामयाबी तक ले जाती है। उन्हें चुनो जो रोशनी दिखाए, अंधेरा नहीं। हाँ, मुझे भी समझ आ गया कि बुरी आदतें सिर्फ नुकसान करती है। दोस्तों को सोच समझकर चुनो जो तुम्हें ऊपर उठाए, ना कि नीचे गिराए। मेरे भाई, हुक्का सिगरेट ये बुरी आदत है, आपके ख्वाबों को धुएं में उड़ा देती है। साथी बदलो और जिंदगी बदलो। ये सिर्फ एक स्किट ही नहीं बल्कि हम सब के लिए एक सबक है। जिंदगी के एक सफ़र में सोहबत बच्चे को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। जब बच्चा बिगड़ जाता है तो सबसे पहले जिसका सपना टूट जाता है वह माँ बाप का होता है। इसलिए सही रास्ता चुनो ताकि आपके माँ बाप का सर हमेशा के लिए फख्र से ऊंचा रहे। बुरी सोहबत की आग में ख्वाब जल जाते हैं और अच्छी सोहबत की हवा से दिल फिर से खिल जाते हैं। दोस्ती वही है जो गलती पे रोके, रोशनी दिखाए और अंधेरा छुड़ाए। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा है, नेक की सोहबत तुझे नेक बनाएगी, नेक की सोहबत तुझे नेक बनाएगी, बदबक की सोहबत तुझे बकबक बनाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बहुत खूब, बड़े अच्छे अंदाज में ड्रामा पेश किया गया। जज़ाकल्लाहु खैरा मोहम्मद सोहेल रज़ा और टीम।